रिप्रेजेंटेशन। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? हिंदी में अंग्रेजी शब्द हो गए। हिंदी में क्या शब्द अर्थ होता है उसका? नामधारी। नामधारी, नामधारी का भी अर्थ आपको समझ में नहीं आया। नामधारी देखो, आपको समझ में आने के लिए दूसरा शब्द समझ में आया, कामधारी। थोड़ा होता है, अब आ जाए। एक है कामधारी, काम करने वाला। एक है नाम के वास्ते, नाम के वास्ते नामधारी, काम नहीं करता, नामधारी। अब थोड़ा समझ, 131 मेंबर पार्लियामेंट आज के तारीख में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं आउट ऑफ 543। कोई भी सरकार 26 जनवरी 1950 को जब संविधान भारत में लागू हुआ, तब से लेकर अब तक भारत में कोई भी सरकार दिल्ली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं, उनके समर्थन के बगैर नहीं बनता। समझ लो, ताली बजाने के पहले थोड़ा समझ लो, समझने के बाद ताली बजाओ। नहीं तो मैं आपको गाली दे रहा हूं कि आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये समझने के पहले ही ताली बजा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझ लो मैं कह क्या रहा। इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि मैं भाषण कम करता हूं और हमारे लोगों को जो बात समझ में नहीं आती वो समझाता हूं। समझ लो, ताली बजाना जरूरी थोड़ी है। मैं आपको ताली बजाओगे तो मुझे खुशी है, मुझे ताली वाली बजाने से खुशी नहीं होती, या ताली बजाने की मेरा हौसला बढ़ जाता है। मेरे पास अंदर से ही हौसला, बहुत हौसला, अकेले घूमता एक लायक है, अकेले घूमता हूँ, देश भर में लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता। वो लोग सारे सिक्योरिटी में, दो सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले बड़े हथियार लेकर चलते हैं, मैं ऐसे ही लकड़ी लेकर नहीं चलता। क्यों चलता हूँ जानते? मेरे 500 ग्रुपों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा। जय भीम। इसको एक मारने के लिए कहा बोलते कि नहीं, मैं सोचूंगा, विचार। जय भीम कहने को क्या लगता, आवाज निकालना पड़ता। लड़ाई की बात बता रहा हूं, काल्पनिक बात है। अंग्रेजों को भी हैरानी हुई और उन्होंने स्मारक बनाया। वो जो कर्नल था, जो लीड कर रहा था अंग्रेज, वो कह रहा था 28,000 लोग हैं, सारे मारे जाएंगे, सरेंडर करेंगे। अंग्रेज का जो कर्नल था वो ये कह रहा था कि हम सरेंडर कर लेते हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे, वो 28,000 है। हमारे पुरखों ने कहा हमारा जो जीवन है नरक की तरह, सारे जिंदा रहने का क्या मतलब है, लड़ते लड़ते मारे। हेलो हेलो, देखना मौके की बात कहता हूं तो ये आवाज चला जाता है, जरा आवाज का ध्यान रखना। मैं जब मौके की बात कहता हूं तभी चला जाता है। उसके ऊपर बैन तो नहीं किया, देखा निकलिए वहां से बाहर निकलिए। बहुत ऐसे होता है जब मैं मौके का बोलता हूँ ना तो आवाज जाता है। और ये लोग, उनको मालूम है कि मोहम्मद मेजबान का आवाज दबाना संभव नहीं है, गला दबाना संभव नहीं है, माइक का गला। मोहम्मद मेजबान का गला दबा तो तुम तो सही है, माइक का दबाते। अब माइक का दबाने के लिए बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक विभाग के इंजीनियर को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक काट खत्म हो गया, आवाज माइक का खत्म हो जाता है। यह बहुत जगह ऐसा हो, मगर उनको भी हमने बताया कि हम बगैर माइक के वहां आकर बोलेंगे, आवाज चढ़ा कर बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। फिर दोबारा ये तो मानने वाला आदमी है नहीं है, वगैरह माइक का भी बोलेगा तो फिर हमारा मकसद तो पूरा होगा नहीं, तो चलो जाने।
हमारे पास हर समस्या का इलाज होना चाहिए। जिनके पास समस्या का हल नहीं होता है उनका मामला रुक जाता है। Those who provide the better guts and better brain, they will be successful. Those who provide the better guts and better brain, they will be success. कोई भी सफल होने वाला नहीं है, कोई भी ऐरिया गैरिया नथु खैरिया सफल होने वाला नहीं है। Those who provide the better guts, better brain, they will be successful. तो ये लड़ाई है, इसलिए आपको बात समझा रहा है, उदाहरण लेके समझा रहा हूं, बात समझ में आ जाए। मैं आपको बता रहा था नामधारी कामधारी आ गया, घूम घाम करके वही आ गया। मेन बात वही है। अरे नरेंद्र मोदी कौन है? पिछड़े वर्ग है, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग का आदमी है। पिछड़े ही वर्ग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। कुत्ते बिल्लियों की गिनती होगी, जानवरों की गिनती होगी, हिजड़ों की गिनती होगी, पिछड़ों की नहीं होगी। पिछड़े का ही प्रधानमंत्री और पिछड़ों के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। अरे पिछड़े का ही प्रधानमंत्री पिछड़ों के विरोध में क्यों कर रहा है ऐसे? अगर पिछड़े का ही प्रधानमंत्री है और पिछड़ों के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, समझ में आ रहा? नामधारी है, आ रहा समझ में? नामधारी। अरे उदाहरण देके बता दो भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का बना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के पास अपना कोर्ट में दाखिल कर रहा है। समझ में नहीं आता नरेंद्र मोदी को, है? जो वामन मेश्राम को समझ में आता है उससे कम बुद्धि है नरेंद्र मोदी के पास। समझ हमसे ज्यादा समझ में आता है। नरेंद्र मोदी को हमसे ज्यादा समझ में आता है। इसका मतलब अगर हम जो मंच पर बोल रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है, तो हमसे ज्यादा हमको समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, मंच पर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बोल दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने दो विकल्प है, अगर बोलेंगे तो वामन मेश्राम की तरह सड़कों पर घूमना होगा, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। है समझ में आया? थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेट आ जाएगा मगर आएगा। हम अपने लोगों की आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कहना बात तो सही है, कहेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, बन गए। हमसे ज्यादा समझ आता ना, है समझ आएगा? हमसे ज्यादा समझ आता। तो उदाहरण के साथ सबूतों के साथ बोलो। मैं तो कोई बात भारत भर बगैर सबूतों के बोलता ही नहीं। किसी की भी औकात नहीं है इतनी सख्त भाषा में बोलता हूं कि कोई एफआईआर का, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अगर मैं सबूतों के साथ बोल रहा हूं तो कोई एफआईआर बनता ही नहीं। कानून तो मैं भी जानता हूं, अगर मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं तो कोई एफआईआर बनता ही नहीं। मगर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने वाली बात है, फिर भी एफआईआर नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कौन सा? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड रियल रिप्रेजेंटेटिव संविधान के मौलिक सिद्धांतों पर बात है।
पार्लियामेंट में बहस कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बहस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के सामने बहस कर सकते हैं, तो मंच पर क्यों नहीं? आर्टिकल 19 के तहत संविधान के यही तो अधिकार है बोलने का। अभी सोशल मीडिया में आप लोगों ने आज खबर पढ़ी कि वामन मेश्राम को हरियाणा में आने लगे, गुजरात जाकर के नरेंद्र मोदी के भाषण करके आ गया। हरियाणा की कौन सी है? हरियाणा में 90 एमएलए, वहां 200 है, 200 की विधानसभा में जाके आए, तो 90 तो छोटा स्टेट है। भारत में कोई स्टेट का आदमी आज तक हमें दुख नहीं पाया, वहां जाके बार बार अहमदाबाद में, गुजरात में हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोकने की कोशिश की, जेल भरो आंदोलन की आवाज जेल भरा। उसके बाद दोबारा गुजरात के लोगों ने हमें कार्यक्रम को अनुमति नहीं देते हैं, ऐसा कहना ही बंद कर दिया। क्यों? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया जब मैंने अरेस्ट करवाया, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कुर्सी लेके मेरे सामने बैठा और कहा, आज तो आप हीरो हो गए। क्या बोला असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर? बस आज तो आप हीरो हो गए। कहा कि क्यों? सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, वहां के पुलिस चौकी के इंचार्ज पे टेलीफोन आ रहे। कहा क्या है? वो इंचार्ज बोल रहा है कि साहब तुम्हारे गुजरात में प्रॉब्लम हो गया, इधर 200-400 लोग हमारे बिहार में, झारखंड में आकर मेरे चौकी को घेर दिया। प्रॉब्लम सारा गुजरात में हुआ, इधर बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, सारे देश भर से टेलीफोन आ रहा है, हमें तो मालूम नहीं था। क्या इतने बड़के बड़के आपके इलाके का शब्द है? ये हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, आपके इलाके का शब्द बता। आप तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी बड़े नेता थे, जेल में जाते जाते ना बड़े हो गए। हम बड़े हो गए तो आपको मिर्ची क्यों कर रही है? समझ रहे? गांधी जी बड़े के थे तो भारत में थे, सब अफ्रीका में थे। वो न जेल में जाते जाते महान हो गए, अगर हम भी जेल में जाते जाते महान हो गए तो आपको मिर्ची क्यों लग रही भाई? उनको मालूम हो गया कि जो हमने कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी तो ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हरियाणा के ब्राह्मणों को पता नहीं है, उनको मैं पता करवाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हमको तो खुशी है इस बात की कि ब्राह्मण तो हमें आपस में लड़वाते रहते हैं, ब्राह्मण मैदान में सामने नहीं आते कि मूल निवासी वर्सेस ब्राह्मण, इनकी लड़ाई होनी चाहिए ऐसा मैं कहते रहता हूं, मगर ब्राह्मण सामने आता ही नहीं। हमारे लोगों को हमारे साथ भिड़ा देता। मैं हरियाणा के उन ब्राह्मणों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुम आए हो सामने, पर याद रखना 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। एक बार दोबारा पढ़ लेना, 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था भीमा गोरेगांव। ये कहानी नहीं, इतिहास पढ़ लेना फिर मना कर लेना। इस संविधान के आर्टिकल के 19 के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तेरे बाप का संविधान नहीं है, हमारे बाप का संविधान। अरे तुम्हारा बाप मनु, उसने सारे ने हरामखोर ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया। दोबारा, हरामखोर ने सारे ने कोई अधिकार हमारे लोगों को नहीं दिया। उसे समर्थन में खड़े हो जाओ कि देखता हूं मैं तुम्हारी। मगर हमारा बाप ने तो कितना बड़ा था, हमारे लोगों को अधिकार दिया ही दिया, तो ब्राह्मणों को भी दिया। इसको बोलते थे बाप। तुम्हारा बाप नालायक था, लायक। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना, ये हमारे बाप ने दिया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कलर, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये हमारे बाप ने लिखा।
तुम हमें कार्यक्रम करने से रोक लगा दो। फिर तो 10,000 लोग आने के बजाय फिर 1 लाख आ सकते। तो ब्राह्मण को मुझे धन्यवाद देना ही पड़ेगा। अरे पंडित जी, तुम विरोध नहीं करते तो सारे 1 लाख कैसे आते? तुमने विरोध किया इसलिए 1 लाख आए। मेरे लोगों को मैं समझाता हूं तो आते नहीं। तुमने समझाया, मेरा विरोध किया तो 1 लाख आ गए। मेरा काम करते जाओ, मेरा विरोध करते जाओ तो मेरा काम सारा आसान हो जाए। ब्राह्मण जब मेरा विरोध करते हैं ना तो मेरी लोकप्रियता बढ़ जाती है, नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। फिर मैं लोगों को समझाता हूं, तुमको यार समझाते समझाते मैं थक गया हूं कि ब्राह्मण ही हमारा दुश्मन है। अब आया समझा, अब समझ। साला पर्दे के पीछे छुपता था, दिखता नहीं था, अब दिख रहा है। जल्द जाकर समझ आया। तो ये उदाहरण देने की बात आपको समझा कि सामने आकर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम अपने समाज का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रियल रिप्रेजेंटेटिव है। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। वो पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े ही वर्ग के सुप्रीम कोर्ट में होकर भी हलफनामा दाखिल करता है। उसकी लड़ाई वोट देता है, लड़ाई नहीं लड़ना है। नॉमिनेटेड, ये आप लोगों को समझ में आ जाए। बाबा साहब आंबेडकर ने 27 साल की उम्र में ये मेमोरेंडम दिया, हमें नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि संसद में, विधानसभा में हमारे लोग जब जाए तो वहां बोलने वाला। बाबा साहब आंबेडकर का अनुभव था कि ये नामधारी लोग जो चुनकर जाते हैं वो संसद में, विधानसभा में क्या करते हैं? उन्होंने कहा दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योर, वो केवल जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। और जमाई समझ जाता है, जमाई क्या करते? क्या चलता है? जमाई होते ना, जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। मैं तो कहता हूं जमाई देना अगर नेचुरल कॉल नहीं होता तो ये नालायक उसके लिए भी मुंह नहीं खोलते। ये मेरी बात, मेरी बाबा साहब की, मेरा तजुर्बा मैं अपना बताऊं। तो इस तरह से तो मैं आप लोगों को नामधारी और कामधारी जो लोग हैं उस संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918 को रियल रिप्रेजेंटेशन की मांग करने वाला मेमोरेंडम सबमिट किया और 1919 को पहला कानून फर्स्ट इंडिया एक्ट बना। बाबा साहब की बात को नहीं माना, अंग्रेजों ने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। और 2 लोगों को बॉम्बे काउंसिल पर, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर सोलंकी को, दोनों को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेट, बाबा साहब अम्बेडकर नॉमिनेट मेंबर के तौर पर गए, मगर जिंदगी में नॉमिनेट का काम हमारे लोगों की बॉम्बे काउंसिल में लड़ाई लड़ रहे हैं। रिकॉर्ड और इसी के बदौलत उन्होंने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन बनाया। पहली बार उन्होंने संगठन बनाया। इस संबंध में भी एक बात आपको बताना चाहता हूं। इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करना और संगठित रूप से कार्य करना, इसमें बहुत अंतर होता है। मैं उम्र के 18 साल 3 या 4 महीने का था जब मैं मार्क्सिस्ट के काम शुरू किया। आज मेरी उम्र 65 साल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष में 2000 में बना, अभी 2022 चल रहा है, तो लगभग 22 साल। ये आंदोलन कहां से कहां पहुंचा, कहां तक पहुंचा?
31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांव। 5 मार्च 2019 को भारत बंद, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद, 25 मई 2022 को भारत बंद किया। आपके सामने किया। 3 बार भारत बंद किया। भारत बंद का मतलब कुंभला बंद नहीं है, कुंभला बंद और भारत बंद। भारत कितना बड़ा देश है? 36 स्टेट है। अगर यहां पढ़े लिखे लोगों को स्टेट के नाम बोलने के लिए कहा जाए तो स्टेट के नाम नहीं बोल पाएंगे। अनपढ़ लोग नहीं बोलेंगे, ये नहीं कह रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों को हमारे देश के अंदर जो स्टेट के नाम है वो भी नहीं बोल पाएंगे। भारत में कितने स्टेट है? इतना बड़ा है, इतना विशाल है हमारे देश भर में ये भारत। संगठन शक्ति के बल पर क्यों? कोई अखबार में हमारी खबर छाप, हमारी मदद की है भारत बंद करने के लिए। भारत बंद होने के बाद भी नहीं तो खबर छाप। सोशल मीडिया में एक 25 तारीख को कुछ लोग मेरे लखनऊ में कमरे में आए और मोबाइल जो है वो उन्होंने मुझे ओपन किया भारत बंद के संबंध में। ऐसे बता देखो क्या है कि जिधर भी ऐसा करो भारत 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 भारत, जिधर देखो उधर भारत। तो कोई अखबार वाले ने, किसी टीवी वाले ने, किसी चैनल वाले ने हमारी खबर नहीं छापी, मगर हमारी आवाज सारे देश भर में पहुंची। सोशल मीडिया की वजह से पहुंची। तो ये संगठित रूप से कार्य करने का तजुर्बा बता रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 को बहिष्कृत हितकारी सभा नाम का संगठन बनाया। 1927 को 14 तालाब का सत्याग्रह किया, क्योंकि बॉम्बे काउंसिल में राव साहेब बोले नाम के एक व्यक्ति ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो अनटचेबल लोग हैं उनको सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार होगा। कानून पास हो गया, मगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति में इतनी औकात नहीं थी कि वो जाकर पानी पी। कानून पास हो गया, फिर भी उनकी इतनी औकात नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हो कि ठीक है, भी मैं करके दिखा। कानून का सहारा लेकर वो 14 तालाब पे गए और अपने लोगों को 20-25 हजार लोग लेकर गए और पानी पीकर दिखाया। तो बॉम्बे में उनको पानी नहीं मिलता था। ये देखो है बैरिस्टर को बाबा साहब अम्बेडकर, उनको बॉम्बे में पानी नहीं मिलता था, इसलिए पानी के लिए सत्याग्रह किया। ऐसा कोई मामला नहीं करा। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है जो सबूतों के साथ आपको बता रहा हूं ताकि बात आपको समझ में। तो कुछ ब्राह्मण लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया, रोको ये तालाब प्राइवेट है, नहीं पीने देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा आंदोलन शुरू कर दिया नासिक में काला राम मंदिर। सारे देश का राम गोरा है, सारे देश का राम गोरा है। और नासिक में जाते जाते काला कैसा हो गया पता नहीं, अभी तक पता नहीं। अभी हमें जानकारी नहीं थी तो काला कैसे हो। तो मंदिर का नाम है काला राम मंदिर। आप लोगों ने राम नहीं सुना है, आप लोगों को काला राम मालूम नहीं। काला राम है, राम मालूम है। या तो हमारे लोगों को राम मालूम है, या तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य मालूम। इसलिए बता रहा हूं कि वहां सत्याग्रह शुरू कर दिया काला राम ने। तो हमारे लोगों को वहां ब्राह्मण ने जाने नहीं दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, देखो सुनो जो बता रहा, बहुत हिस्टोरिकल बात। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को क्या कहा?
यदि हम हिंदू होते, तमाम हिंदुओं को काला मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। यदि हम हिंदू होते तो हमें भी काला मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। यदि उन्होंने काला मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए हमको मना किया, इससे सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। अब समझ में आ, क्योंकि आरएसएस के लोग क्या कहते सारे देखो, गर्व से कहो हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, गर्व से कहो। अबे इधर जाने ही नहीं दे रहे तुम लोग, गर्व किस चीज का गर्व है? गर्व से कहो हिंदू, कहेगा हिंदू है। तुम तुम्हारे मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करने दे रहे हो, गर्व से कहेगा गर्व है। तो ये मामला आज का नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी मामला था। ये हिस्टोरिकल बातें हैं, सबूत के तौर पर बता रहा। और जब ये आंदोलन रोका गया, उतने में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया। वो लंदन गए, गांधी जी नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई निर्णय नहीं हुआ। 1932 में दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया कि जो लोग हम लोगों को अछूत मानते हैं, हम अब उनके साथ नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हमें सेपरेट रोक दिया। अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार की। 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अछूतों को सेपरेट इलोक्टेड का अधिकार। सेपरेट इलोक्टेड किसी को पता नहीं है क्या? सेपरेट इलोक्टेड का मतलब है अछूत ही वोटर रहेंगे, अछूत ही कैंडिडेट होंगे, और अछूतों के कैंडिडेट कोई गैर अछूत आदमी वोट देकर न चुनवाएगा न हरवाएगा। अछूत ही वोटर और अछूत ही कैंडिडेट। समझ में आ जाए, प्रिसाइज लंबा मामला है, 2-3 घंटे बोलना पड़ेगा, मगर एक लाइन में बताया। अछूत ही वोटर और अछूत ही कैंडिडेट। इसका परिणाम क्या होगा? जो सबसे ज्यादा लड़ाने वाला, सबसे ज्यादा लड़ाकू जो आदमी अछूतों का होता, वो चुनकर जाता। तो गांधी जी ने बयान दिया, कब दिया? जब गांधी जी इसके विरोध में उपवास पर बैठे, आमरण अनशन करने के लिए बैठे कि जो रद्द किया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को मिलने के लिए गए और गांधी जी को कहा, गांधी जी आजादी और आपका जीवन, इसमें ये अछूत और आजादी के बीच में आप अपने आप को सैंडविच क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा कि अपने जीवन को आप आजादी के लिए समर्पित कर दीजिए, आप सैंडविच क्यों बना रहे हो? महादेव भाई देसाई गांधी जी के पीए थे, उनको कहा, महादेव भाई ये सरदार को समझ में नहीं आ रहा है, मैं उपवास क्यों कर रहा हूं, जरा समझा, जरा मुझे उठाकर बैठा। तो जो पीलो थे, पीठ पीछे लगाओ, गांधी जी उठ के बैठे और कहे, सरदार अछूत गुंडे और मुसलमान गुंडे दोनों विधानसभा में इकट्ठा हो जाएंगे और तुम लोगों को पिटाएंगे। ये तुमको समझ नहीं आया? मुसलमानों को सेपरेट इलोक्टेड का अधिकार है, अब शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है। उनके भी लड़ाकू लोग चुनकर जा रहे हैं, अछूतों के भी लड़ाकू लोग चुनकर जाएंगे। ये दोनों लोग विधानसभा में इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको विधानसभा में छोड़ेंगे नहीं। एंड दे विल किल अस। ये गांधी जी के शब्द, क्या कहा? एंड दे विल किल अस। इसलिए उपवास कर रहा हूं, तुम लोगों के फ्यूचर को बचाने। जबरदस्ती से गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ जो अधिकार था सेपरेट इलोक्टेड का खत्म कर दिया। अब जॉइंट इलोक्टेड लागू
इस जॉइंट प्रोजेक्ट का 37 में चुनाव हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर पहले से जानते थे इससे नॉमिनेटेड लोग चुनकर जाएंगे, रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं जाएंगे। आज भी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू है उसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट में चुनकर जाते हैं। एक भी एससी एसटी का मेंबर पार्लियामेंट में बोलता नहीं। अब आपको पता है कि नहीं मालूम है तो देहाती आदमी है, मैं देहाती शब्द बताता हूं कि ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उस आदमी को टिकट देते हैं। मैं किसान का बेटा हूं, तो जो जानवर होता है ना बैल, उसको जोतने के पहले खस्सी करता है। चलो ठीक है, मेरा अनुभव आपका अनुभव थोड़ा साझा कर रहा हूं। उसको बैल बाद में बनाते, पहले खस्सी करते फिर बैल बनाते। अब मेरा ध्यान आदमी ध्यान में तजर्बा है, ऐसा पक्का तजर्बा है, ज्यादा समझ नहीं रहे, समझ गया। जब तो किताब लिखो फिर भी समझ लिया, एक ही झटके में गांव का अनुभव इतना तजर्बा। तो जो शेड्यूल कास्ट का एमएलए है, शेड्यूल कास्ट का एमपी है, उसको टिकट बाद में देते, खस्सी पहले करते। कोई एमएलए जो है ना भाई, अरे हम जैसा बात नहीं कर सकते भाई, वो हमारे मुंह पर ही हम लोगों को ऐसा कर देता है, कोई जवाब नहीं देता। सारा बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा था कि जॉइंट प्रोजेक्ट से दलाल पैदा हो गया, खड़वा पे दलाल बढ़ा सकता है। चलो अच्छी बात है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे एससी एसटी के दलाल पैदा हो चुनकर जाते हैं, संसद में एक भी बात नहीं करते हैं। जब से संविधान लागू हुआ तब से बात नहीं करते हैं। मगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे जवाहरलाल नेहरू की हो, इंदिरा गांधी की हो, राजीव गांधी की हो, नरेंद्र मोदी की हो, 131 मेंबर पार्लियामेंट के समर्थन के बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, 303 सीटें बीजेपी की है, 76 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं बीजेपी में। 303 में से 76 माइनस करो, सरकार घबराकर गिर जाए। जल्दी करो, क्योंकि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इनकी कोई आवाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतिहास बता रहा हूं आपको, हमारा इतिहास है, ये जानना होगा आगे लड़ाई लड़ना है। जो इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास निर्माण कैसे करेगा? जिनको इतिहास निर्माण करना है उनको इतिहास जानना, नहीं जानेगा निर्माण कैसे करेगा? 1250 से ज्यादा एमएलए चुन कर जाते, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं करते। अरे समस्या का समाधान इनका कोई सूत्र नहीं है। पार्टी लेवल पर इन पर पाबंदी लगाई, बोलना बाकी सबका। हीरालाल परमार का नाम, गुजरात में हीरालाल परमार शेड्यूल कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट थे और गुजरात में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन टीकू में हुआ। सारे गुजरात में हमारे लोगों का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के घरों को जलाया गया। वो हीरालाल परमार मेंबर पार्लियामेंट था, इंदिरा गांधी के पास गया कि मैं बोलना चाहता हूं इस अत्याचार के विरोध। इंदिरा गांधी सतर्क हो गई। पहले तो हीरालाल परमार ने इंदिरा गांधी को फोटो दिखाए घरों को जलाने एससी एसटी की। तो इंदिरा गांधी ने सहानुभूति दिखाई कि हीरालाल जी, मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूं। हीरालाल का हौसला मेरे साथ में इंदिरा जी उसने अगला सवाल, इंदिरा जी इस मुद्दे पर मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं। इंदिरा सहानुभूति ठीक है, बोलना। इंदिरा ने हीरालाल परमार को कहा कि परमार जी, कौन बोलना चाहिए कौन नहीं बोलना चाहिए, ये अधिकार मेरे पास में नहीं है।
इंदिरा गांधी कहे ये अधिकार मेरे पास नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। जबकि पत्रकार लोग लिखा करते थे इंदिरा गांधी के बारे में कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है, सारे स्त्री, उस पुरुष का नाम इंदिरा गांधी, बाकी सारी नहीं। मैं पत्रकार को पोते लिखते वो इंदिरा गांधी हीरालाल परमार को कह रही थी मेंबर पार्लियामेंट गुजरात का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार नहीं है। झूठ बोल रही। दूसरी दिन हीरालाल परमार संसद में जाकर बोलने की कोशिश की, लोकसभा के सभापति के आसन के पास गया, लोकसभा के सभापति ने हीरालाल परमार को कहा आपके पार्टी ने आपका नाम बोलने के लिए नहीं दिया, आप नहीं बोल सकते हीरालाल जी, आप बैठ गए। तो उसके पास जो हमारे लोग घरों के जले हुए फोटो थे वो सारे संसद में फिर फेंक दिया और हंगामा हो गया, संसद बंद हो गई। दूसरे दिन के अखबार में फ्रंट पेज पर खबर छपी थी इंदिरा गांधी ने हीरालाल परमार को प्राइमरी मेंबरशिप से कांग्रेस से निकाला। अपराध पार्टी ने बोलने की मनाही करने के बावजूद भी बोले। सारे तो सबूत बगैर सबूत के नहीं, ये इतिहास है। जॉइंट रोटेट से चुनकर जाने वाले जो हमारे लोग हैं एमएलए और एमपी, ये दलाल भड़वे बना करके चुनकर भेजे जाते हैं, ये हमारे आंदोलन का इतिहास है। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 37 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चुनाव के बाद 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया। जब उसका अधिवेशन नागपुर में हो रहा था 18, 19, 20 जुलाई 1942 को, तो दिल्ली से खबर आई कि डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। लेबर, सिंचाई, सीपीडब्ल्यू, बिजली, 4 कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब अंबेडकर किया। 13 अगस्त 1943 को बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से 1.33% रिजर्वेशन लागू करवाया। रिजर्वेशन 15 अगस्त 47 के बाद में नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद में नहीं, 13 अगस्त 1943 को लागू। आज अगर हमारा कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का मिनिस्टर है और उसको आप कहो कि जब आप हमारे समाज का काम नहीं कर पाते तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? बाबा साहब अम्बेडकर उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए भी अपने लोगों का काम करते रहे। इट मीन्स रियल रिप्रेजेंटेशन। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया अंग्रेजों ने। संविधान सभा का चुनाव घोषित हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी स्थिति में चुनकर जाने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, बिल्कुल चुनने में आने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल के फतुलहक वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उसको वहां प्रधानमंत्री कहा जाता और शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। वहां बाबा साहब अम्बेडकर को फजलुल हक ने बुलाया और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर चुनकर दिया। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कहना चाहता हूं, आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोग ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के घरों को चलाने का काम करते हैं, मगर जब तुम लोगों को हक और अधिकार देने का मामला आया था, मुसलमानों ने आप लोगों का साथ दिया। ध्यान रखो, इतिहास का ध्यान रखो जरा। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर संविधान सभा में चुनकर नहीं जाते, संविधान लिखने की जिम्मेदारी थी। संविधान लिख सकते थे और ये जो 395 आर्टिकल का संविधान लिखा,
ऐसे 63 आर्टिकल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए बाबा साहब 395 आर्टिकल में से 63 आर्टिकल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिखे। ढाई हजार साल के इतिहास में कभी कोई दस्तावेजी अधिकार हमारे नहीं थे। पहली बार 26 जनवरी 1950 को 2500 साल के इतिहास में पहली बार दस्तावेजी अधिकार हमारे लोगों को मिले बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए ये जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये जो संविधान है तो बड़ा दर्द होता है। हम लोग जो ऊंची आवाज में बोलते हैं संविधान की वजह से बोलते हैं, संविधान के अधिकार की वजह से बोलते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार और वहां अगर उन्होंने मुझे बोलने से रोका तो मैं नागपुर का हूं। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, समझ में आ रहा? इधर इन्होंने हरियाणा में रोका कि मैं नागपुर में नहीं, समझ में आ रहा? जो हेडक्वार्टर है नागपुर का, उसके सराउंडिंग में हमारे 10 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख लोग की संख्या है नागपुर में, तो हमारे सराउंडिंग में 10 लाख लोग रहते हैं। चटनी बना के खाते, चटनी समझते हो? ये लड़ाई है, लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं लोग, सारी चीजें छोड़ देंगे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत अधिकार स्वतंत्रता की बात है, ये नहीं छोड़ेंगे। इस आधार पर ये सारी लड़ाई, ये सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को हमारे लोगों को ये अधिकार दिलवाए। आज जो पढ़ा लिखा वर्ग दिखाई देता है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग दिखाई देता है, ये संविधान की जो अधिकार है उसके बदौलत संविधान ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बुद्धिजीवी का अधिकार दिया, रिजर्वेशन का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, रिजर्वेशन प्रमोशन का अधिकार दिया। हमारा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो दिखाई देता है, कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि हमने अभ्यास किया, हमने परीक्षा पास किया और इस वजह से हम अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए। तो मैंने एक अधिकारी को कहा, तुम्हारा दादा क्यों नहीं हुआ? तुम हो गए, तुम्हारा दादा क्यों नहीं हुआ? हो गया चुप, क्योंकि दादा के समय में अधिकारी नहीं था। और वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस अधिकारी हो गया, उस समय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अधिकार लागू कर दिया। अब न हुआ तो आई है परीक्षा पास की, अभ्यास आने देते थे। अम्बेडकर को बैठने देते थे, तेरे को बैठने देते स्कूल में, अम्बेडकर को बैठने नहीं देते थे। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों की बदौलत हमारे लोगों को अधिकार मिले। इस वजह से हमारे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी दिखाई देते। ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन है, नौकरी है, ये सारा संविधान के बदौलत। तो ये तो सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए जो अधिकार मिल रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत मिल रहे हैं। इसलिए वो कहते थे कि ये पढ़े लिखे लोग मेरे बाद मेरे आंदोलन को चलाने का काम करना चाहिए। तो उन्होंने देखा है मेरे आगे पीछे लड़कों की, बाबुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, ये पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो गए, बाबुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, और ये लोग मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ धोखा, क्योंकि इसको चलाने का काम नहीं, चलाने को कोई भी आंदोलन चलाने को क्या बुद्धि, बगैर बुद्धि के कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी तो बुद्धि आ गई। ने तो 2500 साल से जमीन सारी पड़ी थी,
ये दिमाग की जमीन जो है ना, इसमें कोई फसल निकलती थी? निकलती थी? क्यों? लोग बोलते हैं इसमें कैसे फसल निकलेगी? भाई तो 2500 साल से जमीन छड़ी ऐसी जंगल बनी हुई, जंगल में फसल नहीं आती, कल्टीवेट करना पड़ता है जमीन को। कल्टीवेट समझ, जमीन को कल्टीवेट करना पड़ता है, तब जाकर के जमीन में फसल आती है। तो ये जमीन को ऐसी हुई, वो 2500 साल से ये दिमाग कहां से फसल आया? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्टीवेट किया, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की फसल दिखाई दे रही है। तो ये पढ़े लिखे लोगों से वो उम्मीद करते थे कि ये आंदोलन चले, क्योंकि चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, उसको विकसित करने के लिए पढ़ाई लिखाई का अधिकार होना चाहिए। कर दिया बुद्धि, पैसा, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। हमारे लोगों को जितनी सैलरी मिलती है, करोड़ 30 लाख के लगभग है, 2 करोड़ है 2 कर्मचारी, उससे 30 लाख SC ST OBC। चपरासी का भी 18,000 20,000 सैलरी। गिनती करो, कई हजार कई लाख करोड़ रुपया हमारे लोगों को सैलरी मिलती है। जिनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनके घरों में लाखों करोड़ रुपया, पैसों की भी व्यवस्था बाबा हुनर, पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे लोगों को, अभी मैं बोल रहा हूं, घंटे बजे से बोल रहा हूं, किसी के सामने हमारे लोगों की बोलने की औकात नहीं हुआ करती, केवल बोले ही रहा। अब ये सोशल मीडिया का है, रिकॉर्ड में बोल रहा, बोलना एक बात है, रिकॉर्ड में बोलना एक बात है। रिकॉर्ड समझते हो? नहीं मैं तो ऐसा बोला ही है, बोला ऐसा ही बोला है, रिकॉर्ड करो, ऐसे ही बोलो, तुमसे जो बनता करो, क्योंकि मैं गैर कानूनी बात नहीं की। 3.5% ब्राह्मणों को 3.5% कहता कि तुम्हारी संख्या 3.5% है, गाली है। ब्राह्मण बोलता है 52 निशान गाली देता है। 3.5% ब्राह्मणों को मैं कहता हूं 3.5% हो, गाली है। मैं देहात का आदमी हूं, देहात में गालियां कैसे बोली जाती सुन नहीं सकता। आपको इतनी गालियां आती है, इतनी आती है, बिल्कुल कोई आदमी सुन नहीं सकता, कोई सभ्य आदमी माइक पर बोल नहीं सकता, इतनी गालियां आती है, बहुत खराब किस्म की गालियां, बोल नहीं सकता। गालियों का प्रोडक्शन तो गाँव में शहर में गालियां बोल नहीं सकता कोई सभ्य आदमी। 3.5% ब्राह्मणों को 3.5 है, ये कोई गाली थोड़ी है। तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, बोलने का, लिखने का हुनर है, गाने का हुनर है और दुनिया भर का हुनर है। आंदोलन चलाने के लिए हुनर, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय। आप बोलेंगे सब कुछ मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। एक मैंने पूछा क्या? समय, समय, सब कुछ समय। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे कहा था कि मेरे परिवार को खाना खिलाना है, उसके पालन पोषण की व्यवस्था करना है, इसलिए तुम्हारे आंदोलन के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो तुम लोगों की क्या होगा? समझ में आया? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा होगा कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे परिवार का पालन करूं कि तुम्हारी लड़ाई लड़ूं, हमारे लोग अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, क्या मेरे पास समय नहीं। अगर तेरे पास सब कुछ है और समय नहीं है, तो तेरे पास जो सब कुछ है उसको हम चाटे, उसका अचार डाले, चाटे सकते। देहाती शब्द बोलो, क्या करे तुम्हारी योग्यता, अचार डाले, अचार समझ चाट कर खाता,
क्या करें? समय चाहिए, बगैर समय के कोई आंदोलन चल नहीं सकता। नौकरी में थे, समाज के लिए समय नहीं था, इसके बाद क्या है? छोड़िए, विशाल संगठन था। भारत बंद करने के लिए हम लोग इतना बड़ा संकल्प रखते, इसके आधार श्रम, आप श्रम का क्या मतलब है? आपका आंदोलन है, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी आपकी मेहनत क्यों करेगा? नहीं, सब एक आदमी ने जो लेबर था उसको कहा मेरा बेटा बीमार है, जरा हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो नेबर ने क्या कहा उसको, साले पैदा काट दिया। वो जब मेरे बेटे को हॉस्पिटल में नहीं लेके जाता तो उसके लिए तेरे पास मेहनत करने के लिए कुछ नहीं है, पैदा काट दिया उसको। तो ये जो हमारा आंदोलन है, तो हमारे आंदोलन में मेहनत दूसरा क्यों करेगा? हमें करना होगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हमारा आंदोलन है। तो बड़े थे लोगों के पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम है। कोई भी आंदोलन चलाने के लिए 5 साधन चाहिए। ये साधन देने लायक हमारा समाज का बड़ा लिखा तैयार हो गया, वो दे नहीं रहा है। तो बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं ये बड़े लिखे लोगों ने बूढ़ा आदमी क्या सोचता है? अरे सारा बूढ़ा हो गया, सोचा था कि ये मेरा बेटा बड़ा लिखा हो करके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, बुढ़ापे में रोटी खिलाएगा। ये सारा नालायक, ऐसा देहात में नालायक, देहात में ऐसा ये सारा नालायक। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा ये उसका दर्द जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। दूसरी बात, ये दूसरा विषय, जाति जागृति ब्राह्मणवाद का अधिकता पक्ष करेगी। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए लोग। सम्राट प्रदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब हत्या की, ईसा पूर्व 185 जब हत्या की, उसके बाद ब्राह्मणों ने हमारे समाज को, निवासियों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। चौड़ा वाला से इसके लिए उनके धर्मशास्त्रों को लिखा, उसके समर्थन में खड़ा किया। मनुस्मृति का सबूत मेरे पास है। उस मनुस्मृति का जो बाबा साहब अम्बेडकर किताब लिखने के लिए रेफर करते थे, मैंने कई जगह भारत में घूमकर देखा, अरे वो बाबा साहब अम्बेडकर की मनुस्मृति को रेफर करते थे, वो मिल नहीं रही है, कहां मिलेगी? लंदन में, क्योंकि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के साथ साहित्य लेकर। मैंने वहां लंदन में जाकर ब्राह्मण अंग्रेजों को पूछा कि वो मनुस्मृति की कॉपी मिलेगी क्या? कहा कि यहाँ नहीं। ये कहां मिलेगी? कहा ऑस्ट्रेलिया में। कहा ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलेगी? तो अंग्रेजों ने कहा हमारे अंग्रेज आर्यों पे वहां ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाए। सबूत चाहिए। अगर ब्राह्मणों ने इसके आधार पर मेरे खिलाफ अपने एफआईआर दाखिल कर दिया तो जज के ऊपर एक के मार हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, सबूत के साथ। पहले सबूत पैदा करता हूं, बाद में बोलता हूं। ब्राह्मणों को मालूम है अमर में वो बोलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जाति के टुकड़े आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए हैं। उसके नाम पर अगर आपने संगठन बनाओगे, एक टुकड़े करने का कार्यक्रम बढ़ता है। जोड़ने का काम ब्राह्मणों ने तोड़ने का काम किया, तो तुमको जोड़ने का काम करना चाहिए। ब्राह्मणों ने तोड़ने का काम किया, तुम भी तोड़ने का काम करोगे
तो फिर तुम्हारे और ब्राह्मणों में फर्क क्या है? उन्होंने जातीय लाइन तोड़ने के लिए तुम संगठन बना रहे हो, इससे हमारी एकता कैसे पैदा होगी? तुम ही उस एकता को परिता लगाने का काम करोगे और फिर चुनाव का समय आएगा, हर साल चुनाव होगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 35 राज्य अगर मान ले 36 है तो एवरेज हर साल 7 राज्यों का चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो ये जाति का संगठन बनाने वाले लोग क्या करते हो, ये जाति के संगठन जो चौधरी होता है ना, वो 50-100 लोगों को गाड़ी में बिठाता है और कांग्रेस के दफ्तर में लेके जाता है, बीजेपी के दफ्तर में लेके जाता है। 200 लोग कार्यकर्ता मेरे साथ में है, ये चुनाव क्षेत्र में मुझे टिकट, जाति संगठन बनाने वाले लोग हैं, वो उधर जाके टिकट मांगने का काम करता है। उनको भी मालूम है इनकी कितनी औकात है, हजारों सालों से राज कर रहे, तो उनको मालूम है, बहुत बार टिकट देते नहीं। वो नाराज होता है, जब नाराज होता है क्या कहता है, ठीक है बस का टिकट है, बस का टिकट बस होती है, रोडवेज होती है, सरकारी बस होती है, उसमें वीआईपी की 5 सीटें होती है, 7 1 2 3 4 5, उसको होते वीआईपी होती है, एक सीट है, एमएलए की नहीं, एमपी की नहीं, ये सीट है। अब हमारा आदमी अल्पसंतुष्ट है, बोलता टिकट तो मिल रही, चलो ये बस की टिकट, बस के टिकट में सेट कर वो बनाए नहीं इसलिए बस के बात खाते हैं ना, वो बनाए इसलिए। ऐसे अल्पसंतुष्ट लोग, ये कहावत है देहात, आधी हल्दी पीसो और शरीर को लगाओ, सारा शरीर पीला 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 हो जाए। ये कहावत देहात, मुझे किसी ने बताया, अरे मैंने कहा पुरानी होगी, नहीं है, नहीं मेरे पास है, मैंने पैदा की, नहीं कहा क्या हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, हल्दी दिखाओ तो पीले पीले हो जाते, ऐसे दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाने से पीले पीले हो जाते, लगाने की जरूरत नहीं है। इतने अल्पसंतुष्ट लोग हैं, थोड़ी बातों से संतुष्ट हो जाते हैं। जब हमारे छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं तो तुम्हें कोई राजपाट नहीं, अरे छोटी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, वो राजपाट थोड़ी मिलेगी। और दुनिया में राजपाट कभी किसी के देने से किसी को मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। लेने का काम कैसे होगा? संगठित शक्ति से दुनिया में सारा बदलाव हुआ। इदी अमीन का नाम सुना क्या? इदी अमीन देश का राष्ट्रपति था, जनता के विरोध में काम करता था, जनता जागृत हो गई, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भाग गया। संगठित शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है। राज्य सत्ता एक ताकत होती है। राज्य सत्ता के पहले संगठित शक्ति होती है। जिसके पास संगठित शक्ति होती है उसी के पास राज्य सत्ता होती है। राज्य सत्ता उन लोगों को नहीं मिलती जिनके पास संगठित शक्ति होती है। इसी संगठित शक्ति के बल पर बात है। ऐसे थोड़ी बात हमारी बात को वजन होता है तो क्यों होता है? 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 13 मई लोकतंत्र के विरोध में नरेंद्र मोदी को मजबूर किया। संसद में नरेंद्र मोदी से काम करा। सीए 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद किया। जो नरेंद्र मोदी ने सीए का कानून पास किया था, सारे देश भर में लागू करने वाला, कचरे के डिब्बे में देखा, बंद पड़ा, अभी तक लागू नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी। किसकी वजह से? हमने भारत बंद किया, इसकी वजह से। भाजपा के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली आदमी और ताकतवर आदमी है। चलो मान लिया
पास किया हुआ कानून मोहम्मद बिन इस्लाम ने लागू नहीं होने दिया, तो मोहम्मद बिन इस्लाम कितना ताकतवर है? समझना पड़ता है। सबूत के साथ बोलो। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद करवाया। 29 बंद प्रधानमंत्री अमित शाह की ने तो क्या बोलते थे भाषण में? सीए 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 बोलने लगा, बोलते आज तक बोलते बंद, बोलते बंद बोल रहा कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ। अब चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को लागू करके देखा। अभी तो 24 घंटे में भारत बंद करता हूं, 72 घंटे का। अब 72 घंटे का भारत बंद करने के लिए मुझे कितना समय लगता है? आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं और सोशल मीडिया में वायरल कर देता हूं, भारत बंद हो जाता है। मुझे ज्यादा समय नहीं लगता। आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाकर सोने के लिए चला जाता हूं, सारे देश भर के लोग जाग जाते हैं, मैं सोते रहते। 46 साल तक विशाल संगठन बनाए, जिसकी बदौलत हमेशा इतना विशाल संगठित शक्ति का निर्माण किया। इसलिए ये कहना, आखिरी बात है, ये कहना कि मैं बहुत मुश्किल से इस आंदोलन का काला यहां तक लाया हूं, यदि मेरे समाज के लोगों को इस काला को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना, ये कहने की अब जरूरत। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पीछे मत जाने देना। अरे तो कहां से कहां पहुंच गया है भाई। फैक्ट बता रहा, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना होगा। 10 साल का समय है हमारे पास। 10 साल में 20 बार भारत बंद करें, ऐसा मैंने पहले कहा था। 25 मई को भारत बंद किया ओबीसी के मुद्दे पर है, अब 25 जून को भारत बंद किया। सर 10 साल में 20 बार सोचा था, फिर 10 साल में तो 100 बार होगा, ऐसा लग रहा। ऐसा हर महीने में होता रहेगा तो एक साल में 12 बार पर, साल में 60 बार तो बहुत बड़ा बन जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया इतने कम समय में भारत बंद कैसे होगा, देख ले कैसे बंद होता है। देखने के बाद वो तो अब हमारे पास संगठित शक्ति, एक होती है राज्य सत्ता, दूसरी होती है संगठित शक्ति, और संगठित शक्ति के बल पर ही राज्य सत्ता मिलती है। आगे जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने, किस आधार पर? किस आधार पर? संगठित शक्ति के आधार पर ना, संगठित शक्ति के आधार पर ना। संगठित शक्ति निर्माण करना होगा। जब मैं कुछ बातें कहता हूं, हमारे लोगों को इसे ऊपर से इधर नहीं, अंदर नहीं घुसती। अंदर घुसने के बाद समझ में आता है, घुसती ही नहीं अंदर। जब घुसी नहीं तो समझ में आई। बहुत कोशिश करता हूं कि आसान तरीके से समझाया। जब आजम कब करता हूं, समझाते जाता। मेरे बोलने को मैंने नाम दिया समझाना, ताकि लोगों को समझ में आए। जो चीज मुझे समझ आ चुकी है, मेरे अकेले के समझने से क्या होगा? जब मेरे समाज के लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं अकेला क्या करूंगा? समाज के लोगों को समझ में आना चाहिए। करोड़ों लोगों को समझ में आ जाए तो इस देश के जनांदोलन, जब जनांदोलन होगा तभी हमारी समस्या का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को जिले से चलकर तहसील में, तहसील से चलकर ब्लॉक में, ब्लॉक से चलकर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत से चलकर ग्राम में इस आंदोलन को पहुंचाना। अगर आप ऐसा करते हैं, 10 साल में हम इस देश में जो चाहते हैं वो होगा। आखिरी बात, हमने भारत बंद किया, 12 स्टेट के लोगों ने टेलीफोन से मुझे बताया कि आईबी के लोगों ने हमें टेलीफोन किया। यहां भी कुछ लोगों को टेलीफोन किया होगा। अभी स्टेज पर मुझे एक आदमी ने बताया कि आईबी का हमें टेलीफोन आया था
हमारे लोगों को तो पता ही नहीं आईबी क्या होता है। आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो प्रधानमंत्री को डेली सवेरे 9 बजे तक रिपोर्ट देना पड़ता है। इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन देश में क्या है। 12 स्टेट के लोगों ने मेरे टेलीफोन किया कि आईबी का टेलीफोन आया। जो मेरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको आ रहा है। खुशी की बात है, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। मेरे को सारी जिंदगी लगाया और अगर हमारे लोगों को समझ में आता है तो खुशी किसको होगी? तो ये होगी समझ में आ जाए। इसलिए बता रहा हूं जो बात हमारे लोगों को समझ में ना आ रही, सारे 12 स्टेट के लोगों को आईबी के लोग टेलीफोन से पूछ रहे क्यों? प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस ने ऑर्डर दिया होगा सारी डाटा कलेक्ट करके दो, बगैर ऑर्डर के ही आईबी के लोग इंक्वायरी कर रहे। ऑर्डर दिया होगा पीएम ऑफिस ने। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आईबी को ऑर्डर दिया होगा तब तो इंक्वायरी करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो लोग, जो बात, जो शक्ति की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है वो उनको है। उनके पास डाटा है हमारे संगठन शक्ति का, वो परेशान है संगठन शक्ति की वजह से। और हम कोई हिंसा का साथ नहीं दे रहे। हथियार उठाओ, हिंसा करो, बस चलाओ, बिल्कुल कुछ नहीं। जगह संगठन बनाओ, बस संगठित शक्ति का निर्माण करो। अपने दुश्मन को साथ सहयोग मत करो, आधा तो वही ठंडा हो जाए। हमारे साथ सहयोग के बगैर इनका सरकार बनती है, बन सकती है। तो इस तरीके से ये लड़ाई अगर आप गांव तक लेके जाते हो, 1.5 लाख गांव तक तो पहुंचा दिया आप लोग, 6.5 लाख, चलो 50,000 छोड़ो, 6 लाख गांव में अगर पहुंचा दिया तो 10 साल में ये तो हम पहुंचा दें। आप लोगों के माध्यम बनाकर पहुंचा दें। आप लोगों को गांव तक भी पहुंचा देंगे, जगह का काम भी करवाएंगे। यही ना मैं काम करता हूँ, इसी तरह बात करूँ। जो गांव में नहीं जाता है वो गांव में जाए, वो कैसा जाए इसलिए तो 10 साल ले रहे थे। मैं तो कल ही कर देता, नहीं तो कल ही कर देता। 10 साल इसलिए ले रहा हूं कि 10 साल में हम ही करवा दें। 6 गांव में हमारा संगठन का जाल फैल जाएगा। चड़ोटला ओबीसी माइनॉरिटी 85% लोग ईवीएम के द्वारा हमारे वोटों की चोरी कर सकते हो, वोटों की चोरी कर सकते हो। सारे आदमी की चोरी कैसे करोगे? आया समझ? हमारे वोट की ईवीएम में चोरी कर देते, उस आदमी की चोरी कैसे करोगे? वो तो हमारे समर्थन में, उसके वोट की चोरी मशीन के बाद कर दिया, मगर वो आदमी तो हमारे समर्थन में है। तुम लोगों को मैदान में निपटे, ईवीएम में तुम हमको निपट रहे हो, तुमको मैदान में निपटे। निपटे देहाती शब्द है, निपटे। ये कोई भाषा, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। निपटे, देहाती, शुद्ध देहाती, निपटेंगे। विधानसभा में तुम निपटते हो, मैदान में हम निपटेंगे। इसके लिए मैदान में संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। यह करने का काम निश्चित रूप से हम लोग कामयाब हो सकते हैं, और ज्यादा समय नहीं है, 10 साल में कामयाब हो सकते हैं। जो आदमी बुढ़ा हो गया वो भी नहीं आएगा। अगर बुढ़े ने मेरा सुन लिया तो 10 साल जीना पड़ेगा, मरेगा नहीं। जो पुरानी फिल्में देखी काली, उसमें हीरो की मां रहती है, मरने के कगार पर पहुंचती है, मगर प्राण नहीं निकलता। वो तो आखिरी बार चेहरा देखेगा बेटी का, तो वो 1000 किलोमीटर से दूर से जाता है, आखिरी बार देखो चली। पुरानी फिल्म काली फिल्म देखो, उम्मीद पर दुनिया आया। तो बुढ़ा मरेगा नहीं,
कहा सुनिए मरेगा, अरे 10 साल, अरे कोशिश करके जीते, बुढ़े को भी मरने दो, 10 साल। उम्मीद कायम हो रही है, लोग इस लड़ाई को